बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर, प्रिंसिपल ऑफ एआरटीडी बिजनेस स्कूल। सर, इस वीडियो के थ्रू मैं एड्रेस करना जा रहा हूं सर FAR1 यानी कैफ 1 के स्टूडेंट्स को। इस वीडियो का एक ही मकसद है और वो मकसद ये कि आगे के तकरीबन 29 से 30 दिन जो बाकी हैं पेपर में, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए ताकि हम अपनी एफर्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। आप इसको एक रिविजन प्लान का नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। इस वीडियो के इफेक्टिवली 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि हमारे पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है, छोटे सवाल उसमें कितने आते हैं, बड़े सवाल कितने आते हैं, MCQs कितने मार्क्स के होते हैं, ताकि हमें ज़रा सा पेपर के स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए और हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें कि हमने उसको अप्रोच कैसे करना है। फिर सेकंड स्टेप पे हम ये देखेंगे सर इस वीडियो में कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी से एग्जाम में वो टेस्ट होते रहे हैं, ठीक है जी। और इस दफ़ा कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक है जिनको मुझे देख के जाना चाहिए। तीसरी चीज़ सर, वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से ये पेपर एक नाइटमेयर बनता जा रहा है लोगों के लिए, और शायद मैं ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये करंटली कैफ का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बनता जा रहा है। ओवर द पीरियड जो है वो कॉस्टिंग और ऑडिट जैसे और FAR2 जैसे सब्जेक्ट जो है वो लोगों को डराते थे, लेकिन करंट टाइम्स में आप एक बड़ी ख़तीर अवाम देखेंगे जो FAR1 में फ़ेल होती रही है, और आपको नज़र भी आएगा कि जी एक बड़ा बड़ा नंबर जो है वो FAR1 का एग्ज़ाम इस दफ़ा देने जा रही है, ठीक है जी। तो आखिर वो क्या अवामिल हैं, क्या अनासर हैं, क्या चीज़ें हैं जो इस पेपर में फेलियर का बायस बन रही हैं, ये हम देखेंगे। तो हम सर शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर स्ट्रक्चर से। हमारे पास पेपर का एक बड़ा सेट पैटर्न है, ना एक नंबर ऊपर ना एक नंबर नीचे। 3 अटेम्प्ट्स हो गई हैं। आई कैप का जो है वो सिलेबस चेंज हुआ था, उस तीन अटेम्प्ट्स में आई कैप ने पेपर इसी तरह पूछा है। पिछली 3 लगातार अटेम्प्ट्स में पहला पार्ट पेपर का होता है, 5 सवाल होते हैं, उसमें 40 नंबर का जो है वो पेपर होता है। ये 5 में से जो मैक्सिमम नंबर एक सवाल के होते हैं वो 10 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं। 5 छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। फिर इसके फ़ौरन बाद एक MCQs का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ठीक है जी। और उसके बाद फिर 3 बड़े क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। ये इंतहाई सेट पैटर्न है। पिछले 3 अटैम्प्ट्स में 40 के 39 नहीं हुए, और सर 50 के 51 नहीं हुए, और 10 के 11 नहीं हुए। सर जिस तरह का पैटर्न सेट हुआ है उसी पे सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला पार्ट 40 मार्क्स का, 5 छोटे सवाल, ठीक है जी। दूसरा पार्ट सर 50 नंबर का, सर 3 बड़े क्वेश्चंस, और तीसरा पार्ट हमारे पास MCQs का। सर क्या इनमें जो टॉपिक्स हैं कोर्स के वो डिफाइंड है कि छोटे टॉपिक्स, छोटे उसमें जो है वो सवालों में ये वाले टॉपिक आएंगे, बड़े सवालों में वाले टॉपिक आएंगे? हरगिज़ नहीं। एक अटैम्प्ट में आपको कैश फ्लो जैसे टॉपिक का सवाल नज़र आएगा 15 मार्क्स के सवाल के तौर पे, 18 मार्क्स के सवाल के तौर पे। आप उसके इमीडिएट बाद वाली अटैम्प्ट में देखेंगे तो वो आपको 8 नंबर का नजर आ जाएगा ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है जी। NPO एक ऐसा एरिया जो कंसिडर किया जाता है कि इससे बड़ा सवाल बनेगा। सर वो कभी बड़े क्वेश्चंस के अंदर आ रहा होता है, कभी वो सर बिल्कुल ऊपर जो है वो छोटे क्वेश्चंस के अंदर कोई 8 से 10 नंबर का भी टेस्ट हो रहा होता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस वाले टॉपिक से बड़े सवाल आएंगे और इन वाले टॉपिक से छोटे सवाल आएंगे। सर किसी भी टॉपिक से बड़ा सवाल भी बन सकता है और किसी भी टॉपिक से छोटा सवाल भी बन सकता है। हाँ, अलबत्ता कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके डेजिग्नेटेड मार्क्स इतने कम हैं कि उनसे बड़ा सवाल नहीं बन सकता। हाँ, बड़े सवाल का पार्ट जरूर बन सकता है, ठीक है जी। तो सर हमारे पास 5 और 3 8 सवाल होंगे टोटल, 5 छोटे 3 बड़े और 1 सवाल होगा MCQs का, ठीक है जी। अब आए जरा देखते हैं जनाब हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। चलें जी, हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं वीडियो के। इस पार्ट में हमने देखना है कि हमारे कोर्स में कितने टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, उनके मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है जी। लास्ट 3 अटैम्प्ट्स में जब से कोर्स चेंज हुआ है सर क्या क्या टॉपिक कितने कितने मार्क्स के लिए टेस्ट हुए हैं, और इस अटैम्प्ट में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हंच होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने अच्छी खासी चीज़ें प्रिडिक्ट की थी कि यार ये चीज़ें मेरा अपना प्रोफेशनल हंच आ सकती, आ गई। ये याद रखिएगा, ये कोई गैब का इल्म नहीं होता किसी भी टीचर को। तमाम उस्ताद हैं मेरे अलावा भी बाकी लोग जो आपको जो है वो चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं, वो उनका एक प्रोफेशनल हंच ही होता है, ठीक है जी। तो आए ज़रा जंप इन करते हैं। सर हमारे पास जो पहला पार्ट है ना, वो तकरीबन 35 से 45 मार्क्स का एरिया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास सर 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। और सर लास्ट टाइम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ भी गया और हमने सोचा भी था कि आएगा मेरे हिसाब। अच्छा उसमें जो है वो IAS 8 का एक छोटा सा पार्ट था, रिवैल्यूएशन उसके अंदर नहीं की हुई थी, गलत की हुई थी, उसको सही करना था। मेरा अपना हंच है कि इस दफ़ा IAS 8 के ऊपर एक अच्छा सवाल आ सकता है, IAS 8 और PPE को मिला के।
ठीक है जी, कि भाई ये एसेट कैपिटलाइज होने से रह गया, ये एसेट कैपिटलाइज होना था नहीं हुआ, ये नहीं होना था हो गया, या एक पीपी था वो आईपी के तौर पे क्लासिफाई हो गया, या एक आईपी था वो पीपी के तौर पे क्लासिफाई हो गया, इस तरह की चीज आ सकती है। इसमें एग्जामिनर को फायदा ये होगा कि वो पीपी और आईपी का जो नीचे डेजिग्नेटेड मार्क्स है वो भी कवर कर लेगा और आईए सेट को भी कवर कर लेगा, एक बड़े सवाल में आ सकता है। ठीक है जी, और अगर आईए सेट छोटे क्वेश्चंस में डील हुआ तो एरर नोट के लिए वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है जी, एरर नोट उस पर टेस्ट हो सकता है सर। फिर दूसरा सर मेरा स्ट्रॉन्ग हंच है कि इस दफा कैश फ्लोज एक बड़े क्वेश्चन के तौर पे टेस्ट हो सकता है सर, कोई 12 से लेके 18 मार्क्स के बीच में। ठीक है जी, जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर अच्छी चीज़ें पूछ सकता है एग्जामिनर। बेड डेट्स पे चीज़ें देख लीजिएगा सर, उस पर जो है वो कैश फ्लोज में अच्छी चीज़ें अच्छा एडजस्टमेंट आ सकती है। करेक्शन ऑफ एरर लास्ट टाइम टेस्ट नहीं हुआ है, करेक्शन ऑफ एरर अगर आया तो मेरे हिसाब से इसमें दो ही चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, या तो जर्नल एंट्रीज टेस्ट हो जाएगा या सर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की रिकंसिलेशन टेस्ट हो सकती है। ठीक है जी, एनपीओ मेरे हिसाब से इस दफ़ा शायद 10 नंबर का टेस्ट हो, और 10 नंबर का एनपीओ टेस्ट हो सकता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तौर पे। ठीक है जी, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ, यानी वो आपसे बैलेंस शीट बनवा सकता है सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो इसका स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स है वो बनवा सकता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे हिसाब से कुछ 10 नंबर का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इस पर अच्छा सवाल आया था और हिला के रख दिया था उसने। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये मेरे स्ट्रॉन्ग हंस हैं। अगर आईएसए टेस्ट हुआ तो पीपी और आईपी और इस तरह की चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। मेरे हिसाब से कैश फ्लोज इस दफ़ा एक अच्छे नंबर के लिए टेस्ट होगा। करेक्शन ऑफ एरर मेरे ख्याल में सर जीपी और एनपी टेस्ट हो सकता है, या जर्नल एंट्रीज टेस्ट कर सकता है, वो स्पेशली बेड डेट्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दे सकता है। फिर हमारे पास सर एनपीओ मेरे हिसाब से 10 नंबर का टेस्ट हो सकता है, और अगर इस दफ़ा टेस्ट हुआ तो वो मेरे हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट करेगा, जो कि इस वक्त ज़रूरत भी है सर, क्योंकि नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आई कैप ने जो है वो उस पर प्रोमलगेट किया है, और उस पर कुछ ही टाइम गुजरा है, और बहुत सारे एरियाज उसमें ऐसे हैं जो ग्रे एरियाज हैं। लेकिन अच्छा है कि बार बार टेस्ट होगा तो लोगों की इस पर जो है हाथ भी साफ हो जाएगा, और ये प्रैक्टिस में भी ज़रा आ जाएगा, लोगों के जहनों में भी आ जाएगा। ठीक है जी, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मेरा अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग हंच है, रेशोज के ऊपर एक अच्छा तगड़ा सवाल आ सकता है इस दफ़ा 15 मार्क्स का। ठीक है जी, लास्ट टाइम 10 नंबर का टेस्ट हुआ है, इस दफ़ा मेरे हिसाब से 15 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, और उसमें मेरे हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस पूछी जा सकती है। अच्छा ये याद रखना, रेशोज में कुछ ऑफ शूट्स हैं। ठीक है जी, वो ज़रा देख लीजिएगा, सर वो वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, विंडो ड्रेसिंग, इस तरह की चीज़ें देख के जाना। ये ऑफ शूट्स हैं, और ये ऐसी चीज़ें जो एग्जामिनर के सामने होती हैं और उसको पता होता है कि लोग देख के नहीं आ रहे। ठीक है जी, लोगों ने रेशोज की चीज़ें याद कर ली हैं, रेशोज कैलकुलेट कर ली हैं, लेकिन ये याद रखना कि देख लेना इसको। दूसरा ये भी रेशोज में देख लीजिएगा कि कितने रेशोज में एवरेज फिगर यूज होती है, कितनों में क्लोजिंग फिगर यूज होती है, ये ज़रा देख लीजिएगा तरीके से। ठीक है, फिर सर मेरे पास ईपीएस पे मुझे सवाल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक बड़ा क्वेश्चन अगर ईपीएस पे टेस्ट हुआ तो 12 से 15 नंबर का टेस्ट हो सकता है। ईपीएस लास्ट टाइम 10 नंबर का टेस्ट हुआ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर आया तो मेरे हिसाब से सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इस दफ़ा कोई डेफिनेशन या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो टेस्ट हो सकता है एमसीक्यूज़ में। एक दो एमसीक्यूज़ इसके ऊपर आ सकते हैं, कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर और डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा सर। तो ईपीएस पे एक बड़ा सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रेशियोज पे एक बड़ा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर एमसीक्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कैपिटल मेंटेनेंस और डेफिनेशन वगैरह का टेस्ट हुई तो हुई। सर मेरे पास पीपी के मुतालिक हमेशा से एक सवाल आता रहा है, एक डिस्क्लोजर नोट आता रहा है, या वो पीपी का डिस्क्लोजर नोट होता है, वो कभी बोरिंग कॉस्ट के साथ पूछता है, कभी उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ मिला के पूछ लेता है, कभी सर उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ मिला के पूछ लेता है। सर अभी तक उसने पीपी को सही मायनों में इम्पेयरमेंट के साथ मिला के नहीं पूछा। तो मेरा अपना हांच है कि इस दफ़ा अगर पीपी का सवाल टेस्ट हुआ, ठीक है जी, तो वो इम्पेयरमेंट के साथ मिला के पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है जी एक एसेट जो है वो ख़रीदा है ड्यूरिंग द पीरियड, कोई एसेट इम्पेयर हुआ है, उसकी छोटी मोटी वर्किंग दे के जो है वो उससे इम्पेयरमेंट कैलकुलेट भी करवा सकता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों पे मिला के एक सवाल आ सकता है। ठीक है जी, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर सवाल टेस्ट हुआ है कोई 8 नंबर का। तो अगर पीपी के साथ मिला के टेस्ट नहीं हुआ तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें शायद आने के चांसेस कम होंगे, लेकिन सर आपने करके ज़रूर जाना है इसको। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट मेरे हिसाब से दवा आइसोलेशन में अगर सवाल आया तो 8 से 10 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अगर आइसोलेशन में सवाल टेस्ट हुआ तो इसमें सर क्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन और इस पर सर रिवैल्यूएशन और ये सारी चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। तो मेरा अपना हंच है पीपी इम्पेयरमेंट मिला के आ सकता है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से बोरिंग कॉस्ट पे एक सवाल बन के आ सकता है,
पीपी के साथ मिला के भी टेस्ट कर सकता है वो, ठीक है जी, लेकिन मेरा अपना आंच है कि दवा अकेले पूछेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दवा कंफर्म आने वाला है सर, ये मेरा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट हंच कह रहा है कि दवा चीज टेस्ट हो सकती है, ठीक है जी। सर ये तो हो गया सर मेरे पास वो एरियाज जो टेस्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं इनको दोबारा रीट्रेड कर दूं सर, पीपी आईपी ये एरर नोट के अंदर आ सकते हैं, सही है सर। मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये टेस्ट हो सकता है अच्छे नंबर्स के लिए। मेरे पास सर करेक्शन ऑफ एरर में नेट प्रॉफिट और जीपी की रिकंसिलेशन आ सकती है, जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका शायद टेस्ट हो 10 मार्क्स के लिए, मेरा हंच है। अर्निंग पर शेयर और रेशियो एनालिसिस पे मैं बड़ा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मेरे पास सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स में रेशियोज में आप सॉरी जो एमसीक्यूज उसमें आपको नजर आ सकता है कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर डेफिनेशन अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है 3-4 नंबर की 5 नंबर की, लेकिन मेरा अपना आंसर कि एमसीक्यूज में आने के चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर आया नॉर्मल सवाल के तौर पर डेफिनेशन पूछ सकता है और कैपिटल मेंटेनेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट पूछ सकता है आपसे। फिर मेरे पास सर पीपी और इंपेयरमेंट मेरा अपना हाथ है कि दवा मिला के पूछ सकता है वो। इंपेयरमेंट पे आइसोलेशन में भी सवाल आ सकता है जिसमें इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। रिवर्सल लास्ट टाइम आ चुका है लेकिन बहुत बुरा रिस्पॉन्स है रिवर्सल का। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब बहुत बुरा रिस्पॉन्स होता है ना किसी भी टॉपिक का तो उसको दोबारा टेस्ट जरूर करता है। तो सर आप ये देख लीजिएगा कि उसके कमेंट्स में एग्जामिनर ने क्या लिखा है, ठीक है जी। अगर उसके कमेंट बहुत ज़्यादा बुरे हैं तो फिर रिवर्सल का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेरा अपना अंश है कि दवा पीपी और इंपेयरमेंट मिला के टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर अगर मैं नीचे आ जाऊं तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एक अच्छा सवाल एक्सपेक्टेड है और बोरिंग कॉस्ट पे एक 7 से 8 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है। तो सर ये वो एरियाज हैं जो मैं समझता हूं कि टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। और याद रखिएगा इसमें से कोई टॉपिक भी आपने छोड़ के नहीं जाना, सारी चीज़ें देख के जानी है। ये मेरा अपना हंच है जो मैंने आपको बताया ये इस तरह टेस्ट हो सकता है। मे भी जो मैंने बताया सर वो बिल्कुल ही टेस्ट ना हो, लेकिन सर ये मेरा अपना हंच है कि इसमें से अच्छी खासी चीज़ें इंशाल्लाह ताला टेस्ट होंगी और आप इंशाल्लाह उसको थ्रू भी कर लोगे, ठीक है जी। हम बढ़ते हैं सर अपने थर्ड स्टेप की तरफ कि यार हमने रिवीजन किस तरह करना है, किन सवालों को करना है या किन पास पेपर्स को हमने लेके चलना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आइए जरा जनाब चलें जनाब हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं जनाब वो क्या रीजंस हैं, वो क्या अनासर हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जो फेलियर का बायस बन रहे हैं। इस हद तक बड़ा फेलियर कि मैं शायद ये समझता हूँ कि मेरे टीचिंग करियर में पैचेस में मैंने देखे कभी कभी कोई पेपर इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग उसमें लगातार फेल हो रहे होते हैं। एक टाइम पे कॉस्टिंग हुआ करता था, फिर ऑडिट बना, फिर FAR 2 बना और अब शायद नंबर लगा हुआ FAR 1 का, ठीक है जी। इसका रीज़न है, देखो इसका रीज़न है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ICAP ने पर्चा मुश्किल बना दिया है। इसका कुछ रीज़न है, वो उसमें से एक मेजर रीज़न ये है कि सर जो 2021 का आखिरी अटैम्प्ट था सितंबर का, उसमें ICAP ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम कर दिया था और बच्चों को कहा था कि FC देने के बाद अब डायरेक्ट FAR 1 का पेपर दे सकते हैं, ठीक है जी। अब उसमें हुआ ये कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का वो उठ के आया, जो इवन इंटरमीडिएट बैकग्राउंड का बच्चा था वो भी जब आया आगे तो FAR 1 एक बला है सर, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बंदा पहली दफ़ा अगर पढ़े और उसका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ना हो, बहुत मुश्किल है कि वो पास, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर मैं सर एग्जामिनर कमेंट्स देखूँ ना तो मार्च 22 का कमेंट है, यानी ये एग्जैक्टली कोई साल बाद जो है वो ये हाल था स्टूडेंट्स का जब इंट्रो एग्जाम हुआ, उसके साल बाद का ये हाल है। वो कह रहे जी ओवरऑल रिजल्ट हमारा 23% है जो पिछले अटैम्प्ट के मुकाबले में कम है, ठीक है जी। और इसका रीज़न ये है कि 42% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रो का पेपर पास किया था, अकाउंटिंग पढ़ कर आए थे, वो पास हुए। इसका मतलब है 100 ऐसे लोगों ने अगर पेपर दिया है ना जिनका इंट्रो पास है, इंट्रो दे के है, उसमें तो 42 पास हुए, लेकिन जिन्होंने इंट्रो नहीं दिया उसमें सिर्फ 17% रिजल्ट है। यार दिस इज डिजास्टर, दिस इज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। 17% बच्चे पास होना इज अ वेरी लो नंबर। 83% बच्चा फेल हुआ ऐसा जिसने इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ था, डायरेक्ट FC से वो प्रमोट हुआ था। इसी वजह से सर एक बहुत बड़ा नंबर सर उस अटेम्प्ट के अंदर से जब से आया हुआ है वो आज तक फिल्टर आउट नहीं हुआ और उसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट गिरता है और लोग समझते हैं जी FAR 1 को बहुत ही भयानक पेपर है, ठीक है। अगर आप देखें सर इसके बाद सितंबर 22 में वो कह रहे जी रिजल्ट 25% हो गया, ठीक है जी, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 23% से, लेकिन उसने कहा आज भी द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनीज हु अटेम्प्टेड दिस पेपर आफ्टर पासिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फॉर 40%। इसका मतलब उसने कहा जी इस दफा 100 में से 40 लोग ऐसे पास हुए हैं जिन्होंने इंट्रो का पेपर पास किया हुआ था। 100 लोग आए उसमें 40 पास हो गए, ठीक है सर, 40% है बिग रिजल्ट, ठीक है जी। हाँ लेकिन सर वो 100 बच्चे जिन्होंने इंट्रो नहीं दिया है और बगैर अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं उसमें सिर्फ 21% लोग पास हुए, 17-21 डिजास्टर्स रिजल्ट सर। फिर अब आने जरा मार्च 23 में भी यही कह रहा है कि सर हमारे पास रिजल्ट 26% है, करंट रिजल्ट 22% है, पीछे 26% था और इसका मेन रीज़न ये है कि जिनकी अकाउंटिंग एग्जाम थी,
ठीक है जी, उसमें से एक सिग्निफिकेंटली लोअर नंबर है, जो सिग्निफिकेंटली लोअर है वो पास हुआ है, बाकी उसमें से भी सब फेल है। इसका मतलब है सर ये इफेक्टिवली 5वीं अटैम्प्ट होगी जो ये बैकलॉग चलता आ रहा है, और मेरा नहीं ख्याल है कि सर इसके अंदर से 50% लोग 60% लोग भी अभी पास हुए हैं। तो इसका मतलब है इस दफ़ा भी एक अच्छा खासा बड़ा नंबर ऐसा बैठेगा जिनका इंट्रो एग्जाम था और अल्लाह करे कि वो इतने टाइम में जो है वो चीज़ें सीख चुके हों, चीज़ें अपने दिमाग में बिठा चुके हों, काम कर चुके हों, जिसकी वजह से वो इस दफ़ा इंशाल्लाह पास कर लेंगे। ठीक है जी, हम जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ से। याद रखिएगा जिसका इंट्रो पास है ना, तो वो घबराए नहीं। ऑलमोस्ट आधे लोग पास, ऐसे आधे लोग पास होने जिन्होंने इंट्रो का पेपर पास किया। 100 आ रहे तो ऑलमोस्ट 40-50% लोग पास हो रहे हैं। तो ये जो भी नई नस्ल आई है इसके पास होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो ये बाकी आगे पीछे लोगों को झुरमट देख के घबराना नहीं है कि FAR 1 का पेपर बहुत मुश्किल है। उसका रीजन मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी सर, जो दूसरा बड़ा इशू मैं मतलब समझता हूँ इस पेपर में फेल होने का, वो है सिलेबस कंप्लीट ना करना। चूँकि सर PRC पढ़ने के बाद लोग जब पहली दफ़ा कैफ में आते हैं तो उनको लगता है कि जी कैफ भी PRC की तरह ही है भाई, और यूँ गया और मैं यूँ आया। ठीक है जी, लगातार जो है वो लेक्चर्स छोड़ रहे होंगे, फिर एंड में आके पलंदा लेक्चर्स का बनेगा। अच्छा, हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि कस्टमाइज बैच के थ्रू कुछ ना कुछ किया जाए बच्चे के लिए, ऐसा कि अगर वो कस्टमाइज बैच भी ढंग से ले ले तो सर वो तकरीबन अपने 60-65 घंटे इन्वेस्ट कर रहा होगा और वो पेपर पास करने के लिए हिसाब किताब बैलेंस कर देना चीज़ों का। लेकिन अगर आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ें ना, तो वो लगातार आपको यही कहेगा जनाब, इट सीम्स दैट they did not study these areas of the syllabus on the assumption that these would have least possibility of being examined। उसने कहा जी आप अब्बा ना बने, ये ना सोचेंगे चीज़ एग्जामिनेबल होगी और ये नहीं होगी, किसी एरिया को छोड़ के नहीं जाना है आपने। ठीक है जी, आप इसके बाद भी कमेंट पढ़ें जनाब। द एलिमेंट ऑफ सेलेक्टिव स्टडी was evident from the fact that a number of examinees secured maximum of 1 mark इन क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 8। यार 4 सवाल में प्यारा भाई अगर 1 नंबर लेगा बंदा तो फिर वो क्या पास होगा, खुद सोचो। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं सर, लेटेस्ट अटेम्प्ट के कमेंट्स पढ़ें। उसने कहा 18% लोग ऐसे थे जिन्होंने 20% या उससे कम नंबर लिए। ठीक है जी, और उसका रीजन क्या है जी, इनएडिक्वेट एग्जाम प्रिपरेशन, सिलेबस छोड़ के जाना। तो भैया एक बात तो मैं आज आपको बता दूं कि जो छोड़ के जाएगा ना उसका यही हाल होने वाला है दोबारा। ठीक है जी, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। आप एक आध टॉपिक जो सर समझ आता है, कुछ 7-8 नंबर का छोटा टॉपिक हो, बंदा छोड़ के चला जाए। लेकिन सर आपने 2-3 टॉपिक्स छोड़े, गॉन। ये मैं आपको बता दूं, पेपर में 1 सवाल गलत हो गया कोई टेंशन नहीं, 2 सवाल गलत हो गया कोई टेंशन नहीं, 2 सवाल छूट गए ना पेपर गया आपके हाथ से, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा जी, तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सर तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखें, याद रखिएगा ये एक पूरा सवाल है। ठीक है जी, ये पूरा सवाल है, मैं मिसाल देता हूं। ठीक है जी, इस पूरे सवाल में 4 कैलकुलेशन, ये पीपी का बड़ा सवाल है जी। उसमें जनाब आपने पीपी की एक तो जनाब वो वर्किंग करनी है रिवॉल्यूशन की, एक आपने सर वर्किंग करनी है बोरिंग कॉस्ट की, एक आपने वर्किंग करनी है सर गवर्नमेंट ग्रांट की, और फिर आपने एंड में बनाना है डिस्क्लोजर। सर ये सवाल है तकरीबन 18 मार्क्स का। तो उसमें सर पीपी की रिवॉल्यूशन की वर्किंग के मार्क्स होंगे 6, बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग के मार्क्स होंगे 6, गवर्नमेंट ग्रांट की वर्किंग के मार्क्स होंगे मिसाल के तौर पर सर 3, और सर 3 नंबर सिर्फ डिस्क्लोजर बनाने का होगा। लोग ये सोचते हैं कि यार चूंकि मुझे डिस्क्लोजर बनाना नहीं आता, मेरी बोरिंग कॉस्ट अच्छी है, गवर्नमेंट ग्रांट अच्छी है, पीपी की रिवॉल्यूशन मुझे आती है, चूंकि मुझे डिस्क्लोजर बनाना नहीं आता तो मैं सवाल को शुरू ही कैसे करूं। खुदा के बंदो, आप डिस्क्लोजर पूरा छोड़ के आ जाओ, लेकिन आप सिंपल जो उसके एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लो, वो माइलस्टोन छोटे छोटे करके आओगे, पेपर पास हो जाता है। भाई मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपने पेपर की 80% फिगर्स गलत कैलकुलेट की, लेकिन आपने सर फंक्शन सारे दिखा दिए, सर आपने वर्किंग सारी दिखा दी, उन वर्किंग्स के अंदर आप काम सही कर रहे हो, फंक्शन सही लगा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको हल्फिया बता रहा हूं। ठीक है जी, एंड रिजल्ट के मार्क्स नहीं है, कैश फ्लो को टैली करने के मार्क्स नहीं है, कैश फ्लोज में इंडिविजुअल फिगर निकालने के मार्क्स हैं। ठीक है जी, पीपी के डिस्क्लोजर में डिस्क्लोजर के नंबर बहुत थोड़े से हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में सारी वर्किंग है मार्क्स उसके हैं। ईपीएस के अंदर सारी वर्किंग के मार्क्स हैं, ईपीएस का नंबर निकालने का शायद 1 नंबर हो, रेशियोज के अंदर सर एंड में आके कंक्लूजन करना, ठीक है जी, 1 नंबर का होगा। लेकिन याद रखिएगा हर रेशियो कैलकुलेट करना और उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करना, उसके मार्क्स हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, आपको जितना आता है एक सवाल में आप उतना करते जाएं, छोड़ना नहीं है कोई सवाल। ठीक है जी, फिर सर तीसरी चीज, ये चीज याद रखिएगा कि पेपर में अकाउंटिंग के पेपर खासतौर पर 100 नंबर नहीं होते, 100 से ज्यादा नंबर होते हैं। ऐसा कैसे सर, एक सवाल है 18 नंबर का, ठीक है जी, इसके अंदर अवेलेबल मार्क्स होंगे से 25, मिसाल दे रहा हूं सर,
अब आपने सर 18 नंबर के सवाल में 4 गलतियां भी कर दी, तब भी आपको 17 नंबर मिल गए। हाँ, लेकिन अगर आपने 18 नंबर का सवाल मुकम्मल सही कर लिया तो 25 नहीं मिलेंगे आपको, मैक्सिमम नंबर 18 मिल सकते हैं। सर आपको ये कैसे पता चला? देखिए, एक तो 12 दफ़ा ICAP ने जो है वो चीज़ तमाम कॉलेजेस और जो टीचर्स हैं उनको कम्युनिकेट डिफरेंट मीटिंग्स में की है। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करें, इसके जो है वो एग्जामिनर कमेंट्स को देखें। एग्जामिनर कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, मार्च 2022 में जिस बंदे ने मेरिट लिया उसके 95 मार्क्स हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि एक बच्चा 95 मार्क्स ले आए हैं? बस सिर्फ एक गलती की होगी उसने पेपर में, इम्पॉसिबल है सर। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप पेपर दिलवा दें, वो नहीं ले पाएगा इतने मार्क्स, छोड़ दें छोटे बच्चे को। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा हूं सर, गलतियां करके भी इस बच्चे के 95 आए होंगे। अल्लाह इसको जो है वो लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। सर दूसरा देखें, सितंबर 22 बहुत गंदा पेपर था, 88 नंबर, हाईएस्ट मार्क्स 88। इसका मतलब है सर 100 से ज्यादा मार्क्स अवेलेबल हैं तो 88 और 95 आ रहे हैं ना। फिर सर लास्ट अटेम्प्ट जिसने हिला के रख दिया, 93 मार्क्स एक बंदा ले गया सर। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? तो आपको दो एक्सट्रीम्स नजर आ रहे हैं, 80s और 90s में जो स्कोर कर रहे हैं वो नजर आ रहे हैं आपको, और फिर ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो 20 भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भैया, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपने पूरी जान मां के काम करना है सर। जो जितना आता है सवाल में उतना करना है, आसरा नहीं करना है। ये कैश लो भाई, भाड़ में गए टैली करना, लगे रहो आप नंबर्स निकालते रहो, वर्किंग्स करते रहो, वर्किंग्स आपने करनी है, सवाल खोल देने आपने सारे। ठीक है जी। फिर सर मल्टी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब आता है, जैसे मैं आपको ये भी बता रहा था, उसमें लोग समझते हैं कि जी सबका जवाब एक साथ देना है। सर मैं कहता हूं जनाब, पीपी की रिवैल्यूएशन है, बोरोइंग कॉस्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट है, मैं पीपी की रिवैल्यूएशन करके ही नहीं आया हूं, गलत भी कर गया तो बाकी के नंबर मैं आराम से ले सकता हूं, अगर बाकी का एरिया मैंने तरीके से कर दिया, वर्किंग्स बना दी, बहुत है मेरे लिए। ठीक है जी। तो एक बंदा सर आराम से इस पेपर में पास कर सकता है अगर वो स्ट्रेटेजिकली ये सोच के जाए कि जितना मुझे आता है पेपर में उतने मैंने हाथ पांव मारने हैं। आप ये चेक करो यार, एग्जामिनर कितनी मासूमियत से एक बात कर रहा है। ठीक है जी। आप देखें ये जो है ना उस बंदे की हट गई है। सम ऑफ द एग्जामिनीज आर स्ट्रगलिंग टू ऑब्टेन इजी मार्क्स अवेलेबल इन द पेपर विच कुड बी अचीव्ड विद बेसिक प्रिपरेशन। नहीं करो लंबे चौड़े सवाल, बेसिक प्रिपरेशन वाले सवाल करके भी जाते पास हो जाते। लेकिन चूंकि हमारे जहन में इंटरमीडिएट और का हिसाब किताब होता है कि जी 100 में 100 नंबर लेने होते हैं, 100 में 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। नहीं भाई, आपने वर्किंग्स भी बना दी, नंबर मिल जाते, पास कर देता है वो बंदा। ठीक है जी। फिर सर यहां देखें, these examinees struggle to obtain easy marks available in the paper that could have been achieved with basic preparation. ठीक है जी। सर some of the most commonly noted issues lack of practice, और ये सर वो कह रहे हैं चूंकि पहला पेपर था इस वजह से ये हाल हुआ। लेकिन याद रखिएगा वो कह रहा है सर आसान मार्क्स, आसान नंबर, सीधे नंबर छोड़ के गए लोग सर, वो फेल हुए सर, वो फेल हुए, बाकी लोग पास हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, अब बताएं सर, ये तो आपने सारी बातें कर दी, आपने भी बता दिया 100 नंबर से ऊपर का पेपर है, आपने सारी चीजें बता दी। हमने कहा बस पेपर में सवाल खोलते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वर्किंग्स बनाते जाओ, मोर देन इनफ है। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताएं, अब हम रिवीजन कैसे करें। देखिए क्लास के लेक्चर्स ले लें पूरे के पूरे, ठीक है जी। नहीं लिए तो इस वक्त कस्टमाइज बैच चल रहा है, वो आप उठा लीजिएगा, उसके एटलीस्ट लेक्चर्स कवर कर लीजिएगा। फिर सर आपके पास 2019 से लेके 2022 तक आपके पास पेपर्स हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी करने हैं, खास तौर पे 2020, 21 और 22 के 6 अटेम्प्ट के पेपर्स लाजमी करने हैं। सिवाय इसमें IFRS 15 का कुछ एरिया होगा वो आप इग्नोर कर देना, ठीक है जी। बाकी आप सारे के सारे जो है वो पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप के कुछ सवाल होंगे पुराने, वो छोड़ दीजिएगा, बाकी आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे सर, कोई टेंशन नहीं होगी। पास पेपर्स तो आपने अटेम्प्ट करने, ठीक है। दूसरा बड़ा हिस्सा सर मैंने अपनी एक बुक सॉफ्ट कॉपी में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक होगा, और उसके साथ एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपने करके जाने हैं। वो अगर आपने कर लिए और तरीके से कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्लास, लेक्चर्स और ये दोनों चीजें तरीके से लेके चलनी है, ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूं सर मेरा अपना एक प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है जी। सर तीसरी चीज, एक मॉक पेपर दूंगा 20 अगस्त के बाद विद वीडियो सोल्यूशन, वो पूरे रिलीजियसली उठा के उसको करना है, ठीक है जी। और सर चौथी चीज, सर कोई 6 से 7 के करीब ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड्स मिला के आ रहे होंगे, वो ओवर द पीरियड हर ऑल्टरनेटिव डे पे एक देता जाऊंगा आपको। ये कर लिए सर आपने, इंशाल्लाह ताला आपका हिसाब किताब अच्छा हो जाएगा, पेपर आपका सेट हो जाएगा। तो सर आपने सबसे पहले वो प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिया वो करना है, ठीक है जी। 2019 से 22 तक के पेपर्स आपने करने हैं।
ठीक है जी। एक मॉक एग्जाम है सर, वो आपको दूंगा 20 के बाद, आपने वो सबसे आखिर में करना है, सबसे आखिर में, जब सारी तैयारी कंप्लीट हो जाए तब करना है, ठीक है। और सर 6 से 7 आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के होंगे, वो आपने करने होंगे, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले जो आखिरी 2 दिन का रिवीजन होगा, उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा मैं आगे जाके। सर आई होप ये आपके लिए इनफ होगा, ठीक है जी। आपने जो सवाल पूछना है मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। आकाश मेरे साथ, मेरे टीम मेंबर हैं सर, हम दोनों पढ़ाते हैं सर, वो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है जी। आई होप अल्लाह ताला आपका रास्ता आसान करेगा। हमने पूरे सेशन जान मारी है, एंड में आपके साथ हम खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह अगर आपने जो है वो थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई तो आप इंशाल्लाह थ्रू हो जाएंगे। बस एक याद रखना है, एक पंच लाइन पेपर में हाथ चलाते रहना है, रोकना नहीं है। एंड रिजल्ट के नंबर नहीं है, वर्किंग के नंबर्स हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल बेटा। अल्लाह ताला आप लोग के नसीब अच्छे करे। आपकी पूरी मेहनत जो आपने की है इस पूरे 6 महीने में, और इवन इससे पहले भी, अल्लाह ताला ये तमाम मेहनत आपके लिए आपकी ज़िंदगियों में रोशनी भरने के काम लेकर आए और आपकी ज़िंदगी को रोशन कर दे। आपको आपकी वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, आबाद रखे आपको। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।